नेक्स्ट देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, बहुत आसान लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसमें इसका स्टेटमेंट देखिए, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फिर से, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, देखिए इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लीजिए टेबल है। ओके, ये देखिए ये टेबल पे क्या रखा हुआ है, ब्लॉक। ठीक, बताइए ये इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 0 है कि नहीं? 0 है। अगर नहीं होता तो ये चलता। ठीक, तो इसका वेट कहाँ लग रहा है? नीचे। देखिए कैसे बनाएंगे इसको डायग्राम में। ठीक है, ये टेबल है और ये टेबल पे ऐसा कोई बुक रखा है, बुक का मास m है, तो वेट इसका कितना हो जाएगा? m इंटू जी। एम जी कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड। लेकिन बुक नीचे नहीं जाती है। क्यों नीचे जाती है? जरूर इसको कोई फोर्स रोक के रख रहा है और उस फोर्स का नाम क्या होता है? रिएक्शन। ठीक है ना? तो आपने क्या देखा कि अगर पहली बॉडी यहाँ कौन है? बुक। और सेकेंड बॉडी कौन है? टेबल का सरफेस। ठीक, अगर पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही तो दूसरी भी पहली पे लगा रही। समझ में आया? तो वही न्यूटन ने बोला, सुना भी होगा आपने, थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, हाँ, अब न्यूटन का थर्ड लॉ कौन सी बात का जवाब देता है? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया था, तो फर्स्ट लॉ में इनर्शिया के बारे में बताया गया था। ठीक है, और बताया गया था कि फोर्स क्या कर सकता है ना? सेकेंड में या फर्स्ट लॉ की हेल्प से हमने फोर्स की डेफिनेशन दी थी। ओके, और सेकेंड लॉ में हमने क्या किया? उसको क्वांटिफाई। और थर्ड लॉ में आप, थर्ड लॉ क्या बताता है? ये तो ठीक है, सबको पता है, लेकिन ये मेन कौन सी बात का आंसर देता है? तो सुनिए कौन सी बात का आंसर देता है। ये बताता है कि हाउ डज द फोर्स एक्ट ऑन बॉडी। कौन सी बात का जवाब देता है थर्ड लॉ? How does the force act on body? Does the force act on a body? ठीक है, तो कोई भी फोर्स किस तरीके से किसी बॉडी पे काम करता है। जैसे कि मैं इस बोर्ड को ऐसा प्रेस कर रहा हूँ, तो ये भी मेरे पे क्या लगा रहा है? उतना ही फोर्स। मेरा फोर्स का डायरेक्शन किधर है? इधर। ध्यान से देखिए जरा, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ उसकी डायरेक्शन किधर है? इधर। ऐसा बोर्ड में अंदर की तरफ, और बोर्ड जो लगा रहा है वो बाहर की तरफ। लेकिन दोनों ही फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, तो ध्यान से सुनिए, ये जो फोर्स लगते हैं ये पेयर में लगते हैं। कैसे लगते हैं? फोर्स पेयर में लगते हैं। ठीक है ना? और टू डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। तो एक नोट हम बना लेते हैं। सुनिए फिर से ध्यान से देखिए, जो बुक इस सरफेस पे लगा रही है उसको एक्शन बोलेंगे, और जो सरफेस बुक पे लगा रही है उसको रिएक्शन बोलेंगे। ठीक, तो एक्शन और रिएक्शन क्या एक ही बॉडी पे काम करते हैं? तो आंसर है नहीं, अलग अलग बॉडी पे काम करते हैं। ये बुक ने इस पे क्या लगाया? एक्शन। कितना? mg। और बुक, सॉरी, सरफेस जो बुक पे लगाएगी उसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन। ये देखिए मैंने इस पे क्या किया? एक्शन, और ये क्या कर रहा है? रिएक्शन। ठीक, तो एक नोट बना लेते हैं, द एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। नोट में लिख लीजिए आप, द एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ठीक है, they act on the different body but they act simultaneously। simultaneously मतलब एक ही समय पर, दोनों एक ही समय पे काम करते हैं बट ऑपोजिट बॉडी पर काम करते हैं। ओके, तो they always act simultaneously, they always act simultaneously। okay, simultaneously means एक ही समय। okay, on two different bodies, on two different
bodies. ठीक है, तो we can write force of interaction are always present in pair. Force of interaction are always present in pair. Force of interaction, interaction मतलब एक दूसरे को प्रभावित करने वाले. ओके, ये जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, पहला दूसरे पे लगाता है, दूसरा पहले पे लगाते हैं, हमेशा कैसे होते हैं? पेयर. तो याद रखिए फोर्स हमेशा कैसे लगते हैं? पेयर में, और दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं. ओके, अच्छा, इसमें देखिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते होंगे. अब हम लोग इसके एग्जांपल देखेंगे. एक्सपेरिमेंट नंबर 1. न्यूटन थर्ड लॉ को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट देखिए. आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा है? यस सर. ठीक है, ये देखिए, ये स्प्रिंग बैलेंस है. ओके, ये स्प्रिंग बैलेंस ए और ये स्प्रिंग बैलेंस बी. ठीक है, मैंने क्या किया कि ये वॉल है, दीवार है, और दीवार में एक हुक बना हुआ है. ये देखिए, दीवार में ये हुक बना हुआ है ऐसा, और इस हुक में मैंने बी, ये स्प्रिंग बैलेंस बी का मैंने रिंग फंसा दिया. ये रिंग है, और ये क्या है? हुक है, और ये क्या है? वॉल है. ठीक, अब सुनिए जरा ध्यान से. फिर मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग बैलेंस का हुक इस स्प्रिंग बैलेंस के हुक से फंसा दिया ऐसा, और यहां से मैं इस रिंग को खींचता हूं. ऐसा जब हम खींचते हैं तो देखिए क्या होता है इसमें. इधर ध्यान से देखिए, हम ए को जब खींचते हैं तो क्या होता है? पुल करते हैं इसको. यहाँ रीडिंग्स हैं जो कि किसकी वैल्यू देती हैं? किलोग्राम फोर्स की. इसकी वैल्यू देती है किलोग्राम फोर्स की. ओके, ये देखिए 0, 2, 4, 6, 8, 10. 0, 4, 2, 8, 6, 10. ओके, अब देखिए, जब ऐसे करके आप खींचोगे इसको तो एक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर. ठीक, तो ये देखिए, ये लगा एक्शन. एक्शन फोर्स लगा, किस पर लगा बताइए? बी पर. बी पर किसने लगाया? ए ने. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे फिजिक्स में? फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए. जो पहले लिखा रहता है उस पर लगता है, और जो बाद में लिखा रहता है वो लगाता है. तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए. कोई डाउट है? हाँ, अब क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि मान लो ये वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है, ओके, ये आपको रीडिंग दिखा रहा है, लेट अस से उल्टा बना दिया मैंने, ये ऐसे चलेगा. 10, 8, 6, 4, 2. ओके, तो देखिए ये रीडिंग दिखा रहा है सपोज 6 न्यूटन की, नो 4 की दिखा रहा है. कितना किलोग्राम दिखा रहा है ये? 4 किलोग्राम फोर्स. आप देखेंगे कि ये भी कितना दिखा रहा है? 4 किलोग्राम फोर्स. ये जो मैंने डार्क कलर ऐसे किया ये फोर्स नहीं है, जो व्हाइट है इधर जो बचा हुआ है 0 से लेके 4, ये रीडिंग दिखा रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब ए बी पे एक्शन लगाता है इस डायरेक्शन में, ठीक, तो इसमें कितना फोर्स बना? 4 किलोग्राम फोर्स. तो इसमें भी कितना बना? 4 किलोग्राम फोर्स. कैसे? क्योंकि इस एक्शन का क्या होगा? एक रिएक्शन. समझ रहे हो? तो जब पहले ए ने इसको जब ऐसे करके खींचा बी को, तो बी भी ए को इस डायरेक्शन में खींचेगा. ओके, तो रिएक्शन कैसे बन के आएगा? इसमें स्प्रिंग लगी होती है ना, तो स्प्रिंग को ऐसा खींचा किसने? ए की स्प्रिंग है, तो बी की स्प्रिंग भी ए की स्प्रिंग को उतने ही फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या फोर्स आएगा? फोर्स
किस पर लग रहा होगा? ए पर। कौन लगा रहा होगा? बी। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो फिजिक्स में इसको कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बट साइन विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। माइनस का साइन क्या दिखा रहा है? कि डायरेक्शन ऑफ एक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कोई डाउट है? हाँ ओके। हाँ भाई, क्लास में क्यों सो रही हो? ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे इसको। इसमें अब एग्जांपल और देखिए, एक्सपेरिमेंट है। हाँ समझ में आ गया? कोई डाउट है? अब इसमें एग्जांपल्स देखिए। अ बुक ऑन अ टेबल, नंबर 1 एग्जांपल देखिए। अ बुक ऑन अ टेबल, एग्जांपल ये आपको पता है क्या? इसमें आप बताएंगे कि वेट किधर लग रहा है? नीचे, टेबल के सरफेस पे। W = mg। तो एक रिएक्शन फोर्स सरफेस लगा रहा है किस पे? बुक पे, जिसके कारण बुक ना तो नीचे जाती है ना तो ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि R = -mg। जैसे यहाँ नहीं किया था, ये वाला फोर्स इसके इक्वल था, बट साइन कैसा लगाएंगे? माइनस। क्यों? जस्ट ऑपोजिट है। ओके। नंबर 2 देखिए, पुशिंग अ वॉल एग्जांपल। पुशिंग अ वॉल, हाँ भाई बताइए, पुशिंग अ वॉल एक्सप्लेन कर सकते हो? जब हम दीवार पे ऐसा पुश करते हैं तो दीवार पे पे नई फोर्स लगाती है। इससे क्या पता चलता है कि हर एक्शन फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है, जो कि दो अलग अलग बॉडीज पे काम करता है। ओके। नेक्स्ट देखिए, मोशन ऑफ अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम द शोर। शोर मतलब किनारा, ठीक है। मोशन ऑफ अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम द शोर, मूविंग अवे फ्रॉम द शोर। ठीक है, इसको कैसे समझाएंगे बताइए? जो आपने देखा होगा, हाँ, जो बोटमैन होता है उसके हाथ में जो ओर होता है, पतवार जो होता है ना, वो ऐसा उसको लगाता है नदी के किनारे पे, ऐसा धक्का मारता है, तब उसकी नाव कहाँ जाती है? आगे। तो सबसे पहले तो ग्राउंड से वाटर में उतारने के लिए वो ऐसा पीछे धक्का मारता है। तो क्या होता है, जब वो ओर से, मतलब जो पतवार होती है उससे जो शोर पर, जो नदी का किनारा होता है उस पर ऐसा जो मारता है, तो वो क्या करता है? एक्शन। तो उतना ही फोर्स शोर मतलब किनारा किस पे लगाता है? ओर पे। और ओर किसके हाथ में? बोटमैन के हाथ में। तो कहाँ जाता है? आगे। समझ में? इसी तरीके से नाव को चलाने के लिए वाटर में अपने ओर से वाटर को ऐसा पीछे ढकेलता है, तो वाटर उसको कहाँ फोर्स लगाता है? आगे। तो इस तरीके से वो चलता है। ओके। नेक्स्ट देखिए, मोशन ऑफ अ बोट इन वाटर, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। मोशन ऑफ अ बोट इन वाटर पे ओर से बोटमैन ऐसा फोर्स लगाता है पीछे, तो वाटर ओर पे आगे लगाता है। ये उसके हाथ में जो भी बैम्बू वगैरह का ओर शायद बना होता है, ठीक है। तो आगे ऐसे करके चलेगी। तो ये एक्शन रिएक्शन लॉ का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम गन, ये 5 कर लीजिए। और नंबर 4 में एक्सप्लेन कर दीजिए आप मोशन ऑफ बोट इन वाटर। मोशन ऑफ बोट इन वाटर, ठीक। फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन, ठीक है। देखिए क्या बताया जा रहा है, जब गन से बुलेट फायर करी जाती है तो गन रिकॉइल हो जाती है। रिकॉइल मतलब समझते हो? झटका मारती है। क्यों मारती है? तो ध्यान से सुनिए इधर। जब गन से बुलेट ऐसा आगे निकलती है, ठीक, तो बुलेट आगे क्यों निकलती होगी? बुलेट पे क्या लगाया जाता होगा? एक फोर्स,
हमने ऐसा अंदर मशीनरी बनाया हुआ गन का, जैसे हम ऐसा ट्रिगर दबाते हैं तो बुलेट पे क्या लगता है, तो बुलेट भी क्या लगाएगी, ओके। गन ने किस पे लगाया, बुलेट पे, तो बुलेट किस पे लगाएगी, गन पे। अब बताइए क्या बुलेट धीरे निकलती है या बहुत तेज निकलती है, बहुत तेज निकलती है, तो उसका मोमेंटम कम होगा कि ज्यादा, ओके। तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। अभी हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आगे चल के स्टडी फिर से करेंगे, गन वाला एग्जांपल। लेकिन अभी बस आप इतना समझिए कि गन किस पे फोर्स लगाती है, बुलेट पे, तो बुलेट भी किस पे फोर्स लगाती है, गन पे, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। इसलिए गन क्या होती है, रिकॉइल हो जाती है, झटका मारती है पीछे, ओके। नेक्स्ट देखिए रॉकेट मोशन। रॉकेट मोशन कैसे एक्सप्लेन करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ से, देखिए इसमें मैं कुछ नोट कर देता हूं, पहले इसको नोट कर लेते हैं फिर समझते हैं। रॉकेट exerts a force action force आप इसको बोल सकते हैं। Rocket exerts a force on gases to expel them through a nozzle. नोजल समझते हो, हाँ नोजल देखा आपने, स्टोव देखा है पुराने घर में स्टोव, तो स्टोव में जहां से ऑयल गिरता रहता है धीरे धीरे, वो नोजल होता है, ऐसा छोटा सा छेद होता है, ओके। ठीक, जैसा पिचकारी आप मारते हो, पिचकारी आपने देखी होली में, तो आगे से जहां से पानी निकलता है उसको क्या बोलते हैं, नोजल, ओके। तो सुनिए रॉकेट मोशन में क्या होगा, रॉकेट फोर्स लगाता है किस पे, गैसेस पे। जो गैसेस आपको पता है ना, रॉकेट में लिक्विफाइड हाइड्रोजन यूज करते हैं, नहीं पता है तो सुन लीजिए, रॉकेट में लिक्विफाइड हाइड्रोजन यूज करते हैं और भी जो गैसेस यूज करते हैं वो एज अ फ्यूल काम करती। तो वो जब बाहर निकलती नोजल से रॉकेट के, ये देखिए रॉकेट है, इधर कहीं रॉकेट का क्या लगा होगा पीछे, नोजल। तो जब गैस ऐसा बाहर निकलेगी, इस गैस को किसने बाहर निकाला, रॉकेट ने, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है क्या, रॉकेट एक्सर्ट्स अ फोर्स, और कैसा फोर्स, एक्शन फोर्स, किस पे, गैसेस पे, टू एक्सपेल देम थ्रू अ नोजल। नोजल से बाहर निकलने के लिए रॉकेट फोर्स लगाता है किस पे, गैसेस पे। तो गैसेस भी किस पे फोर्स लगाएंगे, समझ रहे हो, इसलिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स बनेगा जो कि किस पे लगेगा, रॉकेट पे, और रॉकेट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, ओके। और इसमें एग्जांपल देखिए, मोशन ऑफ अ मैन ऑन अ ग्राउंड, मोशन ऑफ अ मैन ऑन अ ग्राउंड, ये रब कर दूं, मोशन ऑफ मैन ऑन अ ग्राउंड। हाँ, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, देखिए पर्सन कैसे चलता होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दें। ये इसके मैं शूज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। ये इसके शूज हैं, ठीक, ये ग्राउंड है, तो देखिए जब वो ऐसे करके चलता है तो क्या लगाता है पीछे, फोर्स, ठीक है, ओके। किसके अगेंस्ट फोर्स लगाता है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि फ्रिक्शन उसको चलने नहीं देता है। तो जब फ्रिक्शन के अगेंस्ट ऐसे करके फोर्स लगाते हैं तो एक क्या बनता है, रिएक्शन फोर्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे नहीं खड़ा, वो तो ऐसा चलता है, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी, थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे, ओके, ऐसा नहीं आएगी डायरेक्ट, नो, ठीक। तो ये फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आएगी, एक रिएक्शन पैदा होगा इसके जस्ट ऑपोजिट, इसका नाम क्या रखोगे, आर,
अब इस आर के दो कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट देखिए कैसे निकालते हैं फोर्स के, इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए अगर ये पॉइंट है जिस पॉइंट पे कोई फोर्स काम कर रहा है, ऐसे रिएक्शन, यहां से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो। हॉरिजॉन्टल मतलब ये अर्थ के पैरेलल एक लाइन, अर्थ के पैरेलल एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे और ये एंगल बना लीजिए थीटा। क्या बना लेंगे? थीटा। जो थीटा को टच करता रहेगा उसको बोलेंगे आर कॉस थीटा, और इस आर कॉस थीटा को क्या नाम देंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। किसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? रिएक्शन फोर्स का। एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, वो क्या होता है? वर्टिकल इस आर कॉस थीटा पे ऐसा 90 ऊपर खड़ा रहता है, आर साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा साइन थीटा क्या है ये आप 10th से पढ़ेंगे, बट आप कंपोनेंट निकालना समझ लीजिए। अगर कोई फोर्स ऐसा है तो थीटा बनाइए, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अलोंग द हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल से लगा हुआ आर के कितने कंपोनेंट हैं? दो, एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल ऑन द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल ऑन द हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे? आर साइन थीटा, और अलोंग द हॉरिजॉन्टल आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड आर साइन थीटा इज वर्टिकल कंपोनेंट। अब सुनो इधर ध्यान से, तो समझ लो ये उसका पैर था। यहाँ पे देखिए ये वाला फोर्स क्या एक हॉरिजॉन्टल बनेगा आर का कंपोनेंट, इसका नाम क्या होगा? आर कॉस थीटा। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। किसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? रिएक्शन। ये जो होता है ये उसको आगे चलने में मदद करता है, क्योंकि रिएक्शन भी एक तरीके का क्या होता है? फोर्स। उसके कितने कंपोनेंट है? दो। जैसे दो कंपोनेंट है इसको काट दो, इससे कोई काम नहीं है। ओके, ये वाला पर्सन को आगे लेके जाता है और वर्टिकल वाला क्या करता होगा? उसके मास को बैलेंस, सॉरी उसके वेट को बैलेंस करता है। ये जो है किसको बैलेंस करता है? mg। ठीक, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं होती। ऐसे ऐसे तो नहीं उठ जाता ना वो अचानक। तो क्यों? क्योंकि आर साइन थीटा ने mg को हर पल बैलेंस करके रखा होता है, और चलाता आगे कौन है? आर कॉस थीटा। ठीक है, ये आप याद रखिए। तो बताइए व्हेन अ पर्सन इज मूविंग व्हिच फोर्स इज रिस्पांसिबल टू मूव अ पर्सन? तो आंसर इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स। याद रखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स इज रिस्पांसिबल टू मूव अ पर्सन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज़ देयर वाज अ एक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। वो एक्शन कौन था? F। तो देयर वाज अ एक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इसके वजह से क्या बना है? रिएक्शन, और माना वो रिएक्शन यहां से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इसलिए रिएक्शन के दो कंपोनेंट आएंगे, आर कॉस थीटा और दूसरा ऊपर की डायरेक्शन में आर साइन थीटा। और आर साइन थीटा को बैलेंस कौन करता है? वेट। इसलिए आर साइन थीटा से और वेट से हमारा कोई मतलब नहीं है। यही रीजन है पर्सन की कोई भी मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होती, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? c। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन? आर कॉस थीटा उसको आगे लेके चलता है। ओके ओके, कैचिंग अ बॉल। लास्ट इज कैचिंग अ बॉल। बताइए कैचिंग अ बॉल का कैसे आप एग्जांपल देंगे? व्हाइल कैचिंग अ बॉल exert a force on the hand of the cricketer. Ball exerts the force on the hand of the cricketer. Ball is the first body, hand is the second body. तो फर्स्ट ने किस पे लगाया? सेकंड। और सेकंड भी किस पे लगाएगी? यही रीजन है कि हाथ भी किस पे ऑटोमेटिकली फोर्स लगा देता है? बॉल। इसलिए बॉल क्या हो जाती है? रुक जाती है। और रोकने का स्टाइल कल आपने देखा था, टाइम का वैल्यू क्या कर देंगे? ओके, कैचिंग अ बॉल भी इसका एग्जांपल है। और देखिए इसमें एग्जांपल्स, तो कैसे हम वॉक करते हैं? तो आंसर है एक्शन रिएक्शन लॉ से। और स्विमिंग भी कैसे करते हैं? हाथ से ऐसा वाटर को आप पीछे मारते हो तो वाटर आपको आगे फेंकता होगा, एक्शन रिएक्शन लॉ से।
और एग्जांपल इसमें देखिए, द केस ऑफ अ होस पाइप, द केस ऑफ होस पाइप, HOSE। हाँ भाई, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि जब कहीं पर आग लग जाती तो आपने देखा होगा फायरमैन आते हैं, ठीक है, तो वो फायरमैन ऐसा बड़े बड़े पाइप को पकड़ के रखते हैं, तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है कि पाइप को बहुत टाइट पकड़ के रखना है। क्यों? क्योंकि पानी का प्रेशर होता है, पानी का प्रेशर ऐसा होता है आगे की डायरेक्शन में, तो पानी अलग हो जाता है किससे? पाइप से, हाई वेलोसिटी से वो आगे जाता है। मतलब अगर आप बोले तो ऐसा ट्रिगर दबा के रखते हैं गन की तरह, तो जो मशीन है उनकी, मतलब जो पाइप वाला सिस्टम है, वो किस पे फोर्स लगाता है? वाटर। इसलिए वाटर भी किस पे लगाएगा? हाँ, तो पाइप किधर जाएगा? इसलिए उसको क्या करना होता है? फोर्स लगा के रखना होता है, ताकि उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कहीं झटका ना लगे, है ना, क्योंकि इमरजेंसी केस होता है वो सारा, ठीक है, तो स्पेशल ट्रेनिंग्स होती है उनकी, ये भी आपको याद रखना, द केस ऑफ होस पाइप। नेक्स्ट है द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ, बैलगाड़ी आपने, सॉरी घोड़ा गाड़ी आपने देखी होगी, जैसा बैलगाड़ी होती है, तो हॉर्स ऐसा आगे क्यों मुड़ जाता है, अपने पैर ऐसा क्यों मोड़ता है, आगे क्यों झुकता है? आगे झुक के वो क्या लगाता है? फ्रिक्शन के गेन से फोर्स, ठीक, तो फिर से वही फंडा होता होगा क्या? हाँ, R cos थीटा एक बनता होगा जो कि इसको आगे चलाता है। ओके, कोई डाउट है? सुनिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता होगा कि दो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, और दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं होती, तो ऐसा कब होता है? जब नॉन कांटेक्ट फोर्स होता होगा, जैसे कि मैग्नेट जब फोर्स लगाता है, ठीक, या प्लस चार्ज और माइनस चार्ज रखा हुआ है, वो एक दूसरे पे चार्ज लगाता है, ये कौन सा एग्जांपल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ये जितने फोर्स से माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचता है, माइनस क्यू भी उतने फोर्स से प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो बॉडीज कांटेक्ट में ना हो तब भी वो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, इक्वल एंड अपोजिट, तो आंसर है यस। कब, कौन से एग्जांपल्स होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ओके, दे आर नॉन कांटेक्ट फोर्स, ओके।